नमस्कार साथियों, मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी तृतीय पेपर जो है, थर्ड पेपर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राजस्थान में, उसके लिए आप एक पेपर दे चुके हैं। अब आपका सब्जेक्ट का पेपर है। हम विशेष रूप से इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। जो कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े हैं और उनको जितना मैं समझ पाई हूँ, उनमें उनको मैं इन 4 बिंदुओं में कंसाइज़ कर पाई हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। परीक्षा की जो आपकी डेट है वह 16 मई 2024 से एक ही दिन आपका पेपर 1 होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। पेपर 2 जो होगा उसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। दोनों के बीच में 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलने वाला है। हमारे पास शुद्ध रूप से मान के चलें तो 4 महीने से भी 4 महीने और 3 दिन हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन योजना क्या होनी चाहिए, इसे एफएक्यूज फॉर्मेट में मैंने बताने की या डिस्कस करने की कोशिश की है। पहला तो यह सवाल है कि क्या पढ़ना चाहिए। क्या हम नोट्स पढ़ें, या हम आरएस आढ़ा पढ़ें, या हम रेफरेंस बुक्स पढ़ें। क्या पढ़ना चाहिए, कलाम एकेडमी को हम फॉलो करें, आखिर करें तो करें क्या। तो छोटी सी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट्स ने कलाम एकेडमी के नोट्स को पहले पढ़ रखा है ना, और वो उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आप केवल कलाम ही पढ़ें। फिर आपको आढ़ा मिश्रा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने आढ़ा पढ़ी है पहले और उसमें वो कंफर्टेबल हैं, वो आढ़ा ही पढ़ें, आपको कलाम के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने खुद के नोट्स बना रखे हैं और रेफरेंस बुक्स पढ़ रखी हैं, वो प्रयास करें कि हमारे पास 4 महीने और 3 दिन हैं, तो इनमें से हम 1.5 महीने में अधिकतम अपनी जो रेफरेंस बुक्स, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स में, तो आप 1.5 महीने में उन सबको एक बार वापस पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। और ये नोट्स आपके 100-150 पन्ने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम लास्ट मोमेंट तक भी अपने सिलेबस को ठीक से रिवाइज करने की पोजीशन में रहेंगे। वरना अगर जो रेफरेंस बुक्स के दीवाने लोग होते हैं और टेक्स्ट बुक के दीवाने लोग होते हैं, वो कहें कि हमको यही किताबें ही पढ़नी हैं, तो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन उनको मतलब 4-5 दफ़े रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अधिकतम 1.5 महीने में अपनी रेफरेंस बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को आप कर लें और फिर उनके नोट्स बना लें और उनको 4-5 बार रिवाइज कर लें, ताकि बाद में हमको अगर कुछ लगता है तो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप अपना टारगेट अभी ये बना के चलें। तो आपके सामने तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। जो बेनीवाल को पढ़ना चाहते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं, है ना, जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ा लेकिन अभी वो कंफर्टेबल हैं, तो यू कैन गो विद बेनीवाल। जो पहले आढ़ा पढ़ चुके हैं वो आढ़ा ही पढ़ें, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आढ़ा पढ़ने के बाद भी लोग पूछते बेनीवाल पढ़ें क्या, और बेनीवाल को पढ़ने के बाद भी एस्पिरेंट से पूछते हैं कि हम क्या करें। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक ही सोर्स पे टिके रहना है। और वास्तव में सोर्स आपका सिलेक्शन करवाएगा। लोग डाउट में आ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आढ़ा में से आ जाए। बेनीवाल पढ़ने वाला सोचेगा कि आढ़ा में से क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करेंगे। कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बेनीवाल और आढ़ा दोनों आप एक ही माने, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप बेनीवाल पढ़ रहे हो तो भी आप सेफ़ हो, आप आढ़ा पढ़ रहे हो तब भी सेफ़ हो, और रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक के जो दीवाने हैं वो अपनी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप भी सेफ़ हो, है ना। तो अनसेफ कोई नहीं है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल आता है हमारा कि कितना फ़िलहाल पढ़ें, हम कितने सिलेबस को कवर करें। देखिए, सिलेबस तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम 100% 100% हम उसको कवर करें, लेकिन यह संभव अगर नहीं भी हो पाता है तो पहले आप उन पोर्शंस को कंप्लीट करना शुरू करें जो आपको ईजी लगते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मेरी किसी एस्पिरेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको थिंकर ईजी लगते हैं, तो वो थिंकर पहले पढ़ लेंगी, है ना। तो आप इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, जो कंपैरेटिवली इजी लगते हैं हमको, इंडियन थिंकर हो गए, वेस्टर्न थिंकर हो गए, ये इजी हैं। इसके अलावा जैसे आईजीपी है, मान लो, वो भी आपको इजी लगती है। तो जो पोर्शंस आपको इजी लगते हैं, 10 यूनिट्स हैं, देखो दोनों पेपर को अगर अपन मिला के देखें तो टोटल 10 यूनिट आपकी हैं। 5 यूनिट पेपर 1 में है, 5 यूनिट पेपर 2 में है। मान लीजिए
कि इनमें से 3-3 यूनिट जो है वो आपको ईजी लगती है। तो पहले आप ना इनको टारगेट रख के चलो कि मुझे ये 3-3 यूनिट्स जो है वो तो पहले कवर करनी ही हैं, मुझे 3 यूनिट पहले कवर करनी है। अब जब आप 3-3 यूनिट कवर करके चल रहे हैं, मतलब 3 यूनिट आपकी इसकी पढ़ ली, 3 यूनिट आपने इसकी पढ़ ली, तो आप आपका अधिकांश सिलेबस जो है वो कवर कर चुके होंगे। आप लगभग अपना 60% सिलेबस जो है वह कवर कर चुके होंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप 60% में श्योर रहेंगे कि अगर 150 में से 60% नंबर मेरे आते हैं तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस आगे बढ़ता भी जाएगा। इकट्ठा सिलेबस कवर करने के चक्कर में कई दफ़े हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ पोर्शंस पे अपनी कमांड रखो और जिन पे कमांड है उनको जल्दी से कंप्लीट करो, और जो नहीं आते हैं, जिन पर मैटर अवेलेबल नहीं है, उन पर हम लास्ट में चर्चा करें। टेस्ट किसका परचेज़ करें और टेस्ट कब देना चाहिए, क्या लास्ट में टेस्ट दें, डेली टेस्ट दें, क्या करें? देखिए, डेली टेस्ट देना भी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि संभवतः अति हो सकती है, और अंतिम रूप से भी टेस्ट देना अति हो सकती है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जते। टेस्ट कलाम एकेडमी का अच्छा है, आप ले सकते हैं, बढ़िया प्रश्न उनके बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कलाम एकेडमी ने जो क्वेश्चन बनाया होगा वही छपेगा, ऐसा नहीं है। वो पेपर का जो अपन कह सकते हैं लेवल है ना, है वह थोड़ा स्तर जो है उनका वह बढ़ा है, ऊंचा लेवल वो रखते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी रखते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए अपना दिमाग अपने को ज़्यादा लगाने का मौका मिलेगा कलाम एकेडमी के टेस्ट में। ये कलाम एकेडमी का टेस्ट अच्छा है। टेस्ट न तो डेली दें और न ही अंतिम रूप से दें, आप यूनिट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। 10 यूनिट हैं अपनी, और 10 आप टोटल टेस्ट जो है अपने मान के चल सकते हैं, और 11 टेस्ट आप मेजर मान के चल सकते हैं, 11-12। तो टेस्ट, एक तो यूनिट ख़त्म होते ही आपके 5-5 टेस्ट, तो 5 यूनिट्स के टेस्ट हो गए आपके, और फिर एक एक टेस्ट आपका मेगा टेस्ट हो गया, जो बड़ा टेस्ट होगा आपका। तो टोटल 12 टेस्ट आपको मैक्सिमम इन 4 महीने और 3 दिन में देने की आवश्यकता है। 4 महीने 3 दिन में हम 12 टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स में वो थोड़ा से दुखी हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनके लिए ना तो आड़ा है, ना मिश्रा है, ना कलाम है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास रामबाण एंड्रयू हेवुड है। एंड्रयू हेवुड वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, और जो पेपर सेटर्स हैं वो एंड्रयू हेवुड को रेफ़र करते हैं, इसलिए आप बिना किसी सोच विचार संकोच के, आप संकोच और संदेह के, आप एंड्रयू हेवुड पढ़ें और उसको रटें, क्योंकि 3 ही किताबें हैं एंड्रयू हेवुड की, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ने में अधिक समय लगेगा। तो एंड्रयू हेवुड भी आप लगभग 1.5 महीने में पूरी कर सकते हैं, 15 दिन में एक, 15 दिन में दूसरी, और 15 दिन में तीसरी। 3 महीने में आपका काम ख़त्म, मतलब सिलेबस का काम ख़त्म। आप 1.5 महीने में एंड्रयू हेवुड 3 बार पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है वह भी आप बना सकते हैं। और आपके लिए प्रैक्टिस का भी दिक्कत रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। कलाम एकेडमी भी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ कोई इंट्रोड्यूस उसने नहीं की है, तो आप चिंता नहीं करें। आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाएं और आप ओल्ड पेपर्स जो नाम से सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें इजीली। फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और कॉलेज लेक्चरशिप के 21 वाले पेपर और 16 वाले पेपर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो 21 वाले पेपर, 16 वाले पेपर, फर्स्ट ग्रेड के 3-4 जो भर्तियां हुई हैं इन दिनों, 2016 की, 18 की, 20 की और 22 वाली, इन भर्तियों के लिए जो पेपर बने हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी 8-10 अपने लिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा, 8-10 आपके लिए आप जो है वह क्वेश्चन पेपर्स जो है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पेपर 1 का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। पेपर 1 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पेपर है। कंपैरेटिवली बच्चों को ये याद रहता है, इजी लगता है, इसलिए इस पोर्शन को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। आप इसको लेकर पहले इसको कवर कर सकते हैं, पहले इसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज़, ये भी कंपैरेटिवली इजी वाला पोर्शन पड़ता है, जो आप लोग पढ़ लेते हैं जिसको ठीक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाती हूँ अभी, तो फर्स्ट ईयर में भी ये सारे हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी हैं, एमए में भी हैं, तो ये वाला पोर्शन भी आप पहले पढ़ सकते हैं। 2 यूनिट हमने शॉर्टलिस्ट कर ली, जिसको हमको पहले कवर करना है,
अब आगे आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर एक मिला जुला सा फीडबैक देखने को मिलता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा इजी रहता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ रहता है। लेकिन देखो, अगर आप अखबार डेली पढ़ रहे हो, भले आप हिंदी अखबार दैनिक भास्कर पत्रिका ही पढ़ रहे हो, कोई बड़े स्तरीय अखबार नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप अखबार पढ़ते हो और करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा फॉलो करते हैं। तो हम एक बार शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि आखिर हम किन 3 यूनिट्स को जल्दी कवर करेंगे और किन को हम बात के लिए छोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं पहले, फिर हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है आपका इंडियन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस वाला, ये भी आप पहले कवर कर सकते हैं, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, कंपैरेटिवली इजी पढ़ते, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो ये 3 यूनिट हमने आइडेंटिफाई की है कि हम इनको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मिला जुला सा रहता है, तो जिनके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ईजी है वो इसको साथ के साथ पढ़ सकते हैं, वरना आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बात के लिए भी रख सकते हैं। बात के लिए इन द सेंस कि एक बार ये 3 पोर्शन पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि अगर पहले से ही कुछ टफ चीज़ उठा लेते हैं, वो याद नहीं होती, तो फिर हमारा मोराल थोड़ा डाउन हो जाता है कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, या थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करें क्या करें। तो ऐसे ऊहापोह से किसी भी चीज़ से बचने के लिए हम ज़रूरी है कि अपने आप को संभाले रखना, अपना मोराल बनाए रखना। और मोराल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इन जो ईजी पोर्शंस हैं इनको हम पहले पढ़ें। इंटरनेशनल थियरीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, ये कंपैरेटिवली टफ पड़ता है, क्योंकि थियरी वाला पोर्शन आ जाता है ना। तो ये आप बात के लिए छोड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप सभी को भी यह बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करूँ, तो प्रॉपर क्लासेस लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग, अगर किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट है ना, जैसे कि नियो रियलिज्म हो गया, अगर मान लो गेम थियरी है, आखिर गेम थियरी कैसे काम करती है, अगर ये चीज़ें आपको समझनी है, तो मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर इस पर बना सकती हूँ, 5-6 मिनट का या 3-4 मिनट का, जिसमें कि हम केवल कॉन्सेप्ट को देखें। बाकी पूरी सिलेबस कवर करवा पाना मेरे लिए थोड़ा सी संभव नहीं हो पा रहा है। पेपर के पैटर्न की और भी जो बाहर से हैं, आउट ऑफ राजस्थान हैं, उनके लिए एक बार पेपर का पैटर्न देख लें कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा। 75 मार्क्स का रहेगा, आधे नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए 75 × 2 आपके जो है वह 150 नंबर का पेपर रहेगा आपका। तो ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे की। सारे क्वेश्चंस में आपको हाफ मार्क ही मिलेगा। और बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर मिलेगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो आधे नंबर का तो आपका क्वेश्चन रहेगा, और आधे नंबर का जो 1/3 है वह आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आइए आप चलते हैं अपन पेपर नंबर 2 पे। अभी हमारे सामने है पेपर नंबर 2 का सिलेबस, जिसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थिंकर्स जो है हमें थोड़े इजी लगते हैं, ये आप पहले पढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल दिक्कतें लगी, आप मुझे टॉपिक स्पेसिफाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल थियरी, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको इजी लगते हैं, कुछ टफ लगते हैं, इसलिए इसको हम मिला जुला सा इसका रहता है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस थोड़ा सी लेंदी पड़ता है, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रटने वाला ही काम है पूरा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर वगैरह, इसको आप पहले कर सकते हैं। और फिर बचता है अपना पॉलिटिकल प्रोसेस, डायनामिक्स इन इंडिया। ये भारत की आज़ादी के बाद वाले जो भी हुए हैं, और जो सेंटर स्टेट रिलेशंस रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पोर्शन भी इसमें आ जाता है। कास्ट, क्लास, रिलीजन वगैरह भी इसमें है, तो आप इस पोर्शन को कर सकते हैं। और फाइनली हमारे 3 यूनिट जो है हमने इसमें भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं कि सेकंड जो आपका पेपर है उसमें कौन कौन से 3 इजी पोर्शंस आपके हैं। तो अपन ने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनामिक्स इन इंडिया, और दूसरा हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और तीसरा हमने देखा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि आपके लिए इजी पड़ते हैं। टफ पोर्शंस को आप पहले इन तीनों को फ्री कर लें, इन तीनों से आप एकदम रूबरू हो जाए और इनको कंठस्थ कर लें। इसके बाद आप शेष 2 यूनिट्स जो हैं वो करेंगे। मैं कोई यूनिट छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आपको पहले और बाद वाला बता रही हूँ कि पहले हम किन पोर्शंस को कंप्लीट करें और बाद में किन पोर्शंस को हमको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। सेम यहाँ पर भी आपका पेपर पैटर्न वही है, एमसीक्यू होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, और
150 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के होंगे। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। सभी के ही आपको आधे नंबर का पेपर रहेगा। बाइलिंगुअल है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आधे का 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग में से निकलेगा। देखिए ये मैंने कुछ बातें जो हैं वह अपने हिसाब से बताई हैं, जितना मैं बच्चों से बात करके या एस्पिरेंट से बात करके मैं फीडबैक प्राप्त कर पाई हूँ। हर किसी का अपना अपना अलग एक स्ट्रेटजी रहती है या तरीका रहता है। आप अपने हिसाब से उसे पर्सनलाइज करें। मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जो आपको पूरी तैयारी में ध्यान रखनी है। एक सोर्स पढ़ें और फिर उस पर आप अंधा यकीन करें। अंधा यकीन जिसको मैं कह रही हूँ, है ना, वह करने की ज़रूरत है। नहीं करोगे तो थोड़ा सी सेल्फ डाउट में आओगे और फिर परेशानी होगी। इसलिए वैसे ब्लाइंड फेथ अपन को नहीं करना चाहिए किसी पर, लेकिन एक सोर्स पकड़ के उस पर आप ब्लाइंड फेथ करें। हम नियमित रूप से समय समय पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ और बात जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, आप कमेंट बॉक्स में या अन्य माध्यमों से मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को भी अगली वीडियो में ऐड करें, और अगर कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। आप जल्दी से अपना सिलेबस पढ़ लें, उसे रट लें। उसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि रटना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ रटते जाएं। जल्दी से आप लोग भी इसी जॉब में आ जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभम भवतु।